Dear students, in this lecture we are going to discuss paragraph writing. Paragraph is not something new. So ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कहूँ paragraph तो ये concept है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना हुआ. You have been always making paragraphs. तो paragraph आप हमेशा से बनाते आए हैं. Paragraph जो है वो related sentence का एक structure होता है जिसमें हम related sentences जो होते हैं वो एक idea पे बात करते हैं. So हम कहते हैं, अगर हमें पैराग्राफ को डिफाइन करना तो हम कहते हैं पैराग्राफ इज अ फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज इन अ लॉजिकल ऑर्डर. सो जब हम आइडियाज को एक लॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं तो हम उसे कहते हैं पैराग्राफ. बिकॉज सो मेनी स्टूडेंट्स कम टू मी एंड आई ऑलवेज टेल देम कि पैराग्राफ जो होता है वो वेरी करता है. उसकी लेंथ आपके आइडिया पे डिपेंड करती है कि आपका आइडिया कितना लॉन्ग है, कितना डिटेल्ड है. लेकिन अगर फिर भी इफ यू कोर्स मी टू गिव यू अ स्टैंडर्ड कि भाई पैराग्राफ की स्टैंडर्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए, सो आई एम नॉट इन अ पोजीशन कि मैं आपसे कहूँ कि भाई एक पैराग्राफ कितनी लाइनों का होना चाहिए. बहरहाल इफ यू नीड एन आइडिया तो पैराग्राफ जो होता है वो 5 to 6 सेंटेंसेस का होता है या 75 to 100 वर्ड्स का होता है. अगर हम हैंड रिटन की बात करें, अगर हम टाइप की बात करें तो 250 वर्ड्स का भी एक पैराग्राफ हो सकता है, 200 वर्ड्स का भी हो सकता है. तो पैराग्राफ की जो लेंथ होती है वो वेरी करती है. जो चीज मैटर करती है वो ये है कि जब आप पैराग्राफ शुरू करें तो उसे लेफ्ट इंडेंट करें. लेफ्ट इंडेंट करने से मतलब ये है कि थोड़ी सी जगह लेफ्ट पे छोड़ दें और आप वो थोड़ी सी जगह छोड़ के अपना पैराग्राफ लिखना शुरू करें और फिर जब आपका पैराग्राफ खत्म हो जाए तो फिर आप लेफ्ट पे थोड़ी सी जगह छोड़ के पैराग्राफ शुरू करें. अब पैराग्राफ शुड लुक लाइक अ पैराग्राफ. ठीक है. अब पैराग्राफ में होता क्या है? सेंटेंस की जब हम बात करते हैं तो सेंटेंस इज वन आइडिया. सो मैं कहती हूँ इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग, दैट इज वन आइडिया. लेकिन मेरा ये कहना कि इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग डजंट प्रूव एनीथिंग. सो मुझे अपने इस आइडिया को प्रूव करने के लिए मजीद सेंटेंसेस की जरूरत पड़ेगी. वो सेंटेंस क्या करेंगे? वो हो सकता है कि ये बताएं कि इस साल इन्फ्लेशन कितनी है, पिछले सालों में कितनी थी. वो हो सकता है कि कंपेयर करें कि दुनिया में इन्फ्लेशन किस रेट से बढ़ती है, हमारे मुल्क में किस रेट से बढ़ रही है. देयर इज आल्सो अनदर पॉसिबिलिटी कि हम कंपेयर कर लें कि चीजों की कीमतें कितनी थी, चीजों की कीमतें कितनी हैं, लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या है और कैसे चीजें जो है वो लोगों की जो खरीदारी की कैपेसिटी है उससे बाहर निकल गई है. लेकिन अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए मुझे रिलेटेड सेंटेंसेस चाहिए. भले मैं वो डाटा में लाऊं, भले मैं वो कोटेशन में लाऊं कि फलाना बंदा कहता है, लेट्स से डॉक्टर फरूक सलीम इज सेइंग कि इन्फ्लेशन जो है वो बहुत बढ़ गई है, स्टेट बैंक की कोई रिपोर्ट आई है वो ये कह रही है, वर्ल्ड बैंक की कोई रिपोर्ट ये कह रही है. बट आई नीड टू सपोर्ट माय स्टांस विद अदर सेंटेंसेस जो कि मेरे उस आइडिया को प्रूव कर रहे हैं. सो हम अगर एक सेंटेंस अकेला लिखें तो वो सेंटेंस कुछ प्रूव नहीं कर रहा होता. हमें कुछ जुमलों को मिला के लिखना होता है ताकि हम एक कंक्लूजन पे पहुंच सकें, एक बात को साबित कर सकें. सो पैराग्राफ जो है वो एक फ्रेमवर्क है उन आइडियाज का जिनको एक लॉजिकली कनेक्ट किया गया है और एक ही थीम के ऊपर या एक ही डायरेक्शन में वो आइडियाज जो है वो प्ले करते हैं. जब हम पैराग्राफ के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो पैराग्राफ में 3 चीजें होती हैं. नंबर 1 इज टॉपिक सेंटेंस, supporting detail and concluding sentence. Topic sentence is usually the first sentence of the paragraph. Topic sentence paragraph में वही है जो thesis statement है essay के अंदर. So topic sentence जो होता है ये most important idea है, ये most fundamental foundational idea है paragraph का. ये वो founding stone है जिसके ऊपर हमने paragraph की इमारत खड़ी करनी है. और जब हम पैराग्राफ की बात करते हैं तो डिफरेंट पैराग्राफ्स मिलके एस्से बनाते हैं. हर पैराग्राफ एस्से राइटिंग में उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एक दीवार में एक ईंट. सो हमें देखना पड़ता है कि जो हमारा पैराग्राफ है वो कितना अच्छा है, हमारा पैराग्राफ कितना स्ट्रॉन्ग है. आई हैव सीन पैराग्राफ जो बच्चों ने इतने
एग्जाम्पल को भी एक्सप्लेन किया जाए। ये डिपेंड करता है कि आपके पास किसी आइडिया को सपोर्ट करने के लिए किस किस्म का डाटा मौजूद है। जब हम बात करते हैं सपोर्टिंग डिटेल की, तो उसके बाद अब जाहिर बात है हमने अपने मेन आइडिया को सपोर्ट कर दिया। अब हमने जब सपोर्ट कर लिया है तो हम किसी नतीजे पे पहुंचे हैं। उस नतीजे को हम राइटिंग में कहते हैं कंक्लूडिंग सेंटेंस। सो कंक्लूडिंग सेंटेंस को हम CS से शो करेंगे। कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या करता है कि ये वापस आता है टॉपिक सेंटेंस में, रीविजिट करता है टॉपिक सेंटेंस को। जब हम कहते हैं कि रीविजिट करता है तो हमारी मुराद ये है कि हमारे टॉपिक सेंटेंस में जो भी बात की गई, हमारे पैराग्राफ का जो भी मेन आइडिया था, जो भी थीम थी, उसको सम अप करेगा। जब हम कहते हैं बैक टू रिसर्च क्वेश्चन, सो राइटिंग में एक बड़ी कॉमन चीज है कि हम कोई चीज पढ़ते हैं तो उसमें रिसर्च क्वेश्चन होता है, लाइक व्हाट इज अ नेशन, व्हाई द आइडिया ऑफ नेशन नेशनलिज्म इज सो कॉम्प्लेक्स एंड सो कंट्रोवर्शियल। सो जब भी हमारे पास कोई सवाल पैराग्राफ में किया जाता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उस रिसर्च क्वेश्चन की तरफ वापस जाए आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस, यानी उस सवाल का जवाब दे। तीसरा काम जो कंक्लूडिंग सेंटेंस कर सकता है, जो कि हमें ज़हन में रखना पड़ेगा फॉर एसे राइटिंग, वो ये है कि एग्जिस्टिंग पैराग्राफ को नेक्स्ट पैराग्राफ से कंक्लूडिंग सेंटेंस रिलेट कर सकता है, हमें क्लू दे सकता है कि अगले पैराग्राफ में क्या आने वाला है। यानी हमारा कंक्लूडिंग सेंटेंस इन तीनों में से कोई सा भी एक काम कर सकता है। या तो वो टॉपिक सेंटेंस को रिविजिट करेगा, या फिर वो रिसर्च क्वेश्चन जो पोज किया गया था उसका जवाब देगा, या फिर वो नेक्स्ट पैराग्राफ से रिलेट करेगा। लेकिन कंक्लूडिंग सेंटेंस साइमल्टेनियसली ये तीनों काम नहीं कर सकता। एंड लेट मी टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, कोई भी पैराग्राफ ऐसा नहीं होता जिसके अंदर टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल और कंक्लूडिंग सेंटेंस में से कम दो चीजें मौजूद ना हो। वैसे तो स्टैंडर्ड पैराग्राफ के अंदर ये तीनों चीजें मौजूद होनी चाहिए, लेकिन जब हम ऐसे में लिख रहे होते हैं तो बहुत दफा हमें कंक्लूडिंग सेंटेंस की जरूरत नहीं होती पैराग्राफ के अंदर, क्योंकि सारे पैराग्राफ्स जो होते हैं दे आर इंटीग्रेटेड टुगेदर। सो वो एक बड़ा होल है हमारे पास जिसमें वो सारे आइडियाज मिलके एक मेन आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी थीसिस स्टेटमेंट को। सो हमें हर पैराग्राफ के एंड में कंक्लूडिंग सेंटेंस नहीं देना पड़ता। बट देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी कि कंक्लूडिंग सेंटेंस हम नहीं दे रहे, हमने टॉपिक सेंटेंस दिया, हमने सपोर्टिंग डिटेल दी, ओपन एंडेड छोड़ दिया पैराग्राफ को, फिर हम अगले
डेफिनेशन हम रसल की दे रहे हैं, ड्यूरेंट की दे रहे हैं, हम दे रहे हैं के अजीज की डेफिनेशन दे रहे हैं, हम मोइज हुसैन की दे रहे हैं, हमारे पास कई सारी डेफिनेशन आ गई। हमने क्या किया कि हर डेफिनेशन को एक अलग पैराग्राफ में लिखा और एलैबोरेट किया। सो इस तरह हमारी डेफिनेशन वाली हेडिंग के नीचे 4 पैराग्राफ आ गए। आप कॉजेस की बात करें तो एक तो कॉज नहीं है ग्लोबल वार्मिंग की, देयर आर मल्टीपल कॉजेस, तो आपने 7 से 8 कॉजेस लिखनी है। अब टेक्निकली 7 से 8 कॉजेस अगर हम बात करें स्टैंडर्ड राइटिंग की तो वो 7 से 8 कॉजेस जो है वो एक ही पैराग्राफ में आनी चाहिए, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। इफ यू आर गोइंग टू राइट a paragraph which is offering 7 to 8 causes of a global issue, तो वो 7 से 8 कॉजेस जो है वो कम से कम आपके 2.5-3 सफे कंज्यूम करेंगे। इतना तो मार्जिन ही नहीं है हमारे पास कि हम 2.5-3 सफे जो है वो इसी चीज में लगा दें। सो हम क्या करते हैं, हमने अपने रीडर को विजुअल ब्रेक देना है। विजुअल ब्रेक देने के लिए हम पैराग्राफ को तोड़ देते हैं। नाउ दिस इज टोटली अप टू यू कि आपने एक कॉज को एक पैराग्राफ में लिखना है, एक पहली 2 जो कॉजेस हैं उनको एक पैराग्राफ में लिखना है, तीसरी को किसी और में लिखना है। आपने किस तरीके से अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करना है, वो वाली चीज जो कि हमने बात की थी, हमने जब अपने लैंग्वेज की एक्सप्रेशन की बात की थी, जब हम बात कर रहे थे डायनामिक्स ऑफ ऐसे राइटिंग की, तो हमने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट भी होती है, जनरल टू स्पेसिफिक भी होती है, वो हमारे पास क्रोनोलॉजिकल भी होती है और कंपेयर और कंट्रास्ट भी होती है। सो कॉजेस वाले को हम मोस्ट इंपॉर्टेंट से लीस्ट इंपॉर्टेंट में ऑर्गेनाइज करेंगे। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है, लेट्स से पहली कॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरी वाली इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप क्या करते हैं कि पहले 2 कॉजेस के ऊपर 2 पैराग्राफ देते हैं, तीसरी पैराग्राफ के अंदर आप तीसरी और चौथी कॉज को ले आते हैं, और चौथे पैराग्राफ के अंदर आप 5, 6, 7, 8 तीनों कॉजेस को डिस्कस करके बात को खत्म कर देते हैं। सो आप कॉजेस वाले में टोटल 4 पैराग्राफ लिखते हैं, लेकिन असल में वो आपका ओरिजिनली एक लॉन्ग कॉम्प्लेक्स पैराग्राफ होना चाहिए था, जिसे आपने कन्वीनियंस के लिए ब्रेक करके डिफरेंट पैराग्राफ्स में लिख दिया है। मैंने आपके पैराग्राफ वाले लेक्चर के लिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू रीडिंग मटेरियल फॉर पैराग्राफ एंड यू आर आल्सो सपोज्ड टू राइट योर पैराग्राफ्स, तो हम पैराग्राफ को बकायदा डिस्कस करेंगे, जिससे आपको समझ आएगा कि मैं ये जो बातें कर रही हूँ इनको विजुअली आप कैसे ट्रेस कर सकते हैं। पैराग्राफ में हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया कि पैराग्राफ के पार्ट्स क्या है, पैराग्राफ के इसेंशियल्स क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पैराग्राफ को पैराग्राफ बनाती हैं। एक है यूनिटी, पैराग्राफ में यूनिटी होना बहुत जरूरी है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वन आइडिया, then only one idea will be discussed in that paragraph. There is a possibility कि आप compare and contrast करें, compare and contrast आप कर सकते हैं। compare and contrast में क्या होता है कि आप 2 आइडियाज दे रहे होते हैं, लेकिन फिर आपका मेन आइडिया ही ये है कि आपने 2 चीजों को कंपेयर करना है, जैसे गुड एंड बैड फेस ऑफ नेशनलिज्म या 2 फेसेस ऑफ नेशनलिज्म। अब आप बात ही नेशनलिज्म की 2 साइड्स की करें, सो दैट इज योर मेन आइडिया, ठीक है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप 2 फेसेस की बात करें तो आप 3 फेस भी बीच में ले आए, दैट वोंट हैपन। पैराग्राफ में यूनिटी होती है, उसका थीम और सब्जेक्ट सेम रहता है। अगर आप टाइप्स वाला पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उसमें सिर्फ टाइप्स होंगी, अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें उसमें सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, अगर आप डेफिनेशन लिख रहे हैं तो सिर्फ डेफिनेशन होगी, कॉजेस वाले में सिर्फ कॉजेस होगी। ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजों का ऑर्डर हमारे पास होता है। ऑर्डर किस सेंस में कि हम बात करते हैं एजुकेशन इज ऑफ 3 टाइप्स, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन एंड सेमी फॉर्मल एजुकेशन। अब ये ऑर्डर खुद ही बना हुआ है, फॉर्मल वो है जो आपको स्कूल कॉलेजेस में मिल रही है, इनफॉर्मल आपको घर में मिल रही है, सेमी फॉर्मल जो कि आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं जब आपकी डेवलपमेंट चल रही है सोशल इंटरेक्शंस इन अदर मीडियम्स के थ्रू, तो इसका एक ऑर्डर बना हुआ है। बट देन देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जो कि आपको खुद से ऑर्गेनाइज करनी पड़ती हैं, जैसे कि आप बात करना चाह रहे हैं मुस्लिम माइनॉरिटी इन ब्रिटिश इंडिया की, सो हमारे पास नॉर्थ वेस्ट मुस्लिम कम्युनिटी है, नॉर्थ ईस्ट मुस्लिम कम्युनिटी है, नॉर्थ सेंट्रल मुस्लिम कम्युनिटी है। आप एक लॉजिकल ऑर्डर देते हैं, जिस इलाके में सबसे बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी आप उसको पहले रखा, फिर वो वाला जिसमें दूसरे नंबर में मुस्लिम कम्युनिटी है, और आखिर में नॉर्थ सेंट्रल रीजन जो है या नॉर्थ सेंट्रल मुस्लिम कम्युनिटी जो है आपने उसकी बात की, क्योंकि उसमें लीस्ट नंबर ऑफ मुस्लिम्स पाए जाते हैं। सो बात का ऑर्डर जो होता है वो प्री डिफाइंड होता है, हम उसी को फॉलो करते हैं, एंड एट टाइम्स वी हैव टू डिसाइड
वेरी करती है हमेशा पैराग्राफ की, सेंटेंस की भी वेरी करती है। बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स जो हैं, E.M. फॉस्टर हो गया, अच्छा वाला पैराग्राफ लिख रहा है, लंबे लंबे जुमले, अचानक एक बहुत ब्रीफ और बहुत एग्जैक्ट शॉर्ट सेंटेंस देगा, ठीक है। सो दैट इज वेरी कॉमन एज अ राइटिंग प्रैक्टिस। सो हमें इसेंशियल्स जो पैराग्राफ राइटिंग के हैं ज़हन में रखने हैं, जिन कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करना है वो है यूनिटी, ऑर्डर एंड वैरायटी और वेरिएशन। हैविंग सेड दैट, अब हम जो पैराग्राफ लिख रहे हैं
जब आपने उसको प्रिसाइज करना है तो आपने 3 पैराग्राफ बनाने हैं। आपने एक ही पैराग्राफ बनाना है क्योंकि वो एक ही आइडिया था, उसे एक आइडिया को तोड़ के लिखा गया है, लेकिन आइडिया वन है, एक ही आइडिया को सपोर्ट करे। तो आपकी प्रेसी जो होती है दैट इज 1 पैराग्राफ। Another thing also, this is not pressy in composition class, जब आप प्रेसी करते हैं तो आपकी प्रेसी हमेशा एक्सटेंडेड पैराग्राफ होता है, यानी उसमें टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल 1, सपोर्टिंग डिटेल 2 और कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है। अगर आपको ओरिजिनली इन्वर्टेड पैराग्राफ दिया हो तो इन्वर्टेड पैराग्राफ आप एस्से में लिख सकते हैं। एस्से में आप ये काम करेंगे कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देगा, लेकिन अगर आप ये काम प्रेसी में करेंगे, पैराग्राफ को उल्टा लिखेंगे, तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, क्योंकि प्रेसी जो है वो क्लियर राइटिंग है, कंसाइज राइटिंग है, टू द पॉइंट राइटिंग है। लेकिन एस्से के अंदर क्या होता है कि जब हम एस्से में राइटिंग करते हैं तो यहाँ पे हमें चाहिए होता है एक्सप्रेशन, यहाँ पे हमें चाहिए वेरिएशन, स्टाइल, और ये चीजें आपके पास तब आती है जब आप सेंटेंस से लेके पैराग्राफ तक जहां पे भी आपकी लिमिट्स है राइटिंग की, आप अपने स्टाइल को एक्सपैंड करते हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट के बारे में लेट मी टेल यू वन थिंग, आपको दो चीजों का कंपैरिजन आ रहा है। सो बहुत दफा स्टूडेंट्स को लगता है कि शायद आधे पैराग्राफ में हमने एक चीज लिखनी है और आधे में दूसरी लिखनी है। अगर तो आपको सिर्फ पैराग्राफ राइटिंग का सवाल आए और आपने टॉपिक उठाया कंपेयर एंड कंट्रास्ट, तो आप आधा पैराग्राफ लिख सकते हैं डेमोक्रेसी पे, आधा लिख सकते हैं डिक्टेटरशिप पे। लेकिन अगर आपको ऐसे आया है इज डेमोक्रेसी द बेस्ट रिवेंज, इस तरह के ऐसे के अंदर ये नहीं हो सकता कि आप एक पैराग्राफ पहले लिखें डेमोक्रेसी के ऊपर, एक लिखें डिक्टेटरशिप के ऊपर, नहीं, ऐसा नहीं होगा। You will split your essay into 2 parts, या आप उसमें सेक्शन बनाएंगे। पहले आप डेमोक्रेसी को डिफाइन कर लें, एक पैराग्राफ में करें, 2 में करें, 3 में करें, फिर आप डिक्टेटरशिप को डिफाइन करें, फिर आप कंपेयर करें। आप बताएं कि कैसे डेमोक्रेसी के अंदर लीगल रैशनल पावर होती है और डिक्टेटरशिप के अंदर आपकी ट्रेडिशनल पावर। आप एक की टर्म को लेके पहले एक आर्गुमेंट को पूरा करेंगे, फिर आप दूसरे की टर्म में दूसरे आइडिया को पूरा करेंगे। सो आपका कंपेयर एंड कंट्रास्ट का ऐसे बन जाएगा। दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द लेक्चर। मैं दोबारा उसी बात को रिविजिट करूंगी कि टॉपिक सेंटेंस किसी भी पैराग्राफ का एसेंस होता है, किसी भी पैराग्राफ की थीम होती है। टॉपिक सेंटेंस पैराग्राफ के लिए वही है जो थीसिस स्टेटमेंट है एस्से के लिए। सो अगर आपने अपने एक अच्छा एस्से प्रोड्यूस करना है तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट, उसका प्रीरेक्विजिट ये है कि आप एक अच्छा पैराग्राफ प्रोड्यूस करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक अच्छा पैराग्राफ प्रोड्यूस करेंगे तो आपके वही 30-40 पैराग्राफ जो हैं वो 30-40 थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, 25 से 30 पैराग्राफ जो हैं वही मिलके आपका 3000 वर्ड्स का एक एस्से बनाएंगे जो कि कॉम्प्रिहेंसिव डिबेट होगी एक टॉपिक के ऊपर। सो आपको प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन और ट्रांसलेशन वाले पेपर के अंदर आपके सेंटेंस को चेक किया जाता है। आपको किसी का पैराग्राफ दिया जाता है और आपको उसको इवैल्यूएट करना होता है, उसको समझना होता है, उसके मानी को समझना होता है, उसको अपने अल्फाज में लिखना होता है। लेकिन एस्से के पेपर में जब आपको एक टॉपिक को एक्सपैंड करना होता है तो आप एग्जामिनर को जो चीज ऑफर करते हैं दैट इज अ पैराग्राफ। आपके पैराग्राफ की हेल्थ डिटरमिन करेगी, आपके पैराग्राफ की का स्ट्रक्चर और आपके पैराग्राफ का कॉम्प्रिहेंसिव होना डिटरमिन करेगा कि आपका एस्से कितना कन्विंसिंग है, कितना कॉम्प्रिहेंसिव है और कितना साउंड है। I hope that you would find this lecture to be very helpful. In the next video, I will share with you some paragraphs that we have to go through, and I will help you see the structure of the paragraph, that how a paragraph has been written, what are different parts